नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी। हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। आपके देखो जीडीसी वाले तो कंप्लीट हो गए। अभी हाँ, अदर स्टेट्स के जो हैं मे बी आरपीएससी वाले और एक ही है यूके पीएससी वाला। ये भी आरपीएससी वाले को हाँ, ये ख़त्म कराने के बाद ना आरपीएससी वाले स्टार्ट करेंगे हम लोग। आरपीएससी वाले में ना बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, सबको करने चाहिए भाई। आरपीएससी वाले सच बता रहा हूँ, सबको करने चाहिए। ये आरपीएससी वाले 5 से 6 बार उनका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। हर उनके 300 क्वेश्चंस होते हैं, तो भाई 2000 क्वेश्चंस हैं। और मैं क्या करूँगा उनमें से, मेरी हाँ हमेशा जो एक बेस्ट निकालने की आदत होती है कि अनकॉमन क्वेश्चन, कॉमन नहीं। अरे यार कॉमन क्वेश्चन क्यों कराऊंगा, वो तो सबको आते हैं। अनकॉमन क्वेश्चन, ताकि आपका ना जो रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो जल्दी जल्दी, क्योंकि रिवीजन हम कौन से क्वेश्चंस का करते हैं, उन्हीं अनकॉमन क्वेश्चंस का तो करते हैं ना। कॉमन का तो कोई करता नहीं है। ओके, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सारी की सारी सीरीज़। और करते रहना यार, सारी चीज़ें करते रहना है जो भी प्लेलिस्ट में है। हर चीज़ की प्लेलिस्ट है, जीएस की हो चाहे सोशियोलॉजी की हो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति डेथ कल्चर बताया है कि जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। कौन बात करता है डेथ कल्चर की, मुझे बताओ, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड में डेथ सोसाइटी की बात, डेथ कल्चर की बात कौन करता है? जे बाउटरलैंड, उल्ड्रिच बेक, जे एफ लियोटार्ड या फिर माइकल फोकाल्ट। कौन बात करता है? जे एफ वॉटरलैंड। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ टेक्स्ट की बात कर रहा है। टेक्स्ट महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा है? पियर एवोर्डियो, एंथोनी गिडेंस, जैक्स डेरिडा या फिर माइकल फोकाल्ट। तो ये भी बात कौन करता है? जैक्स डेरिडा। ध्यान से देखो, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में क्या कहते हैं कि लेख और मूल पाठ, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले मूल पाठ जरूर जो होता था, अब कहते हैं कि नहीं, राइटिंग्स। अब क्या होता है, लेटर लेटर जो होता है, राइटिंग होती है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हो? डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी में जाके पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में किसने तर्क दिया है कि जो मंच पर घटित होता है ना, वो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो, पोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पहले तो जस्ट सेकंड, यहाँ से पोस्ट स्ट्रक्चरल, तो यहाँ पे भाई उसका तो है नहीं, लेवी स्ट्रॉस का तो कोई मतलब ही नहीं, और यहाँ पे वो डाल डाल भी नहीं रखा है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वाले कौन है? जैक्स डोरिडा है, माइकल फोकाल्ट हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? जैक्स डोरिडा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति की क्या विशेषताएं दी गई हैं? संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, ठीक बात है। आर्थिक शक्ति और भूस्वामित्व द्वारा, ये भी ठीक बात है। पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में रोजगार। देखो क्या आयोग ने क्या यहाँ पे एक पेज डाल दिया कि प्रशासन में रोजगार तो बताया है इसने, लेकिन पश्चिमी शिक्षा नहीं बताया है एम.एन. श्रीनिवासन साहब ने। तो तीसरा इस तरह गलत हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर। आय के नगरीय स्रोत नहीं यार। ओके, तो आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी दुबे ने इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और नहीं है। उन्होंने 2 चीज़ें बताई हैं। वो कहते हैं कि यार गांव में जाति का जो जाति में जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जो डिफ्रेंशिएशन होता है, उसका मेन मापदंड क्या है? धार्मिक है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। क्या नहीं है? आर्थिक नहीं है। ओके, अब ये क्वेश्चन ना दोबारा से फ्रेम करके पूछ लिया जाएगा कि एस.सी. दुबे ने कौन से मेजरमेंट के तहत ये बताया है कि गांव में जाति व्यवस्था किस आधार पर होती है। तो वहाँ पर आर्थिक भी लिखा होगा, वहाँ पर धार्मिक भी लिखा होगा, वहाँ पर राजनीतिक भी लिखा होगा, वहाँ पर कोई भी नहीं लिखा होगा। तब जाके आप बताओगे कि कौन से आधार बताया है एस.सी. दुबे ने जाति का? धार्मिक, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को, कहीं गुरिये जीएच गुरिये साहब मत कर देना, वो डाल देगा जीएच गुरिये, क्योंकि इंडोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से ली ड्यूम और जीएच गुरिये ने बात करी है, तो हमें लगेगा कि नहीं, जीएच गुरिये ने है बताया कि जाति का आधार क्या है गांव में, जीएच गुरिये साहब, जबकि नहीं है। जाति का आधार गांव में किसने बताया है? धार्मिक, एस.सी. दुबे साहब ने। याद रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप से दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? कौन कह रहा है? मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशन से मॉडर्नाइजेशन की ओर। तो
मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन की बात कौन करता है? एम.एन. श्रीनिवासन साहब बात करते हैं, या फिर योगेंद्र सिंह बात करते हैं, या फिर एस.सी. दुबे, या फिर मिल्टन सिंगर? तो कौन बात कर रहे हैं? योगेंद्र सिंह। उन्हीं की परिभाषा है कि जो भारत में जो चेंजेस हो रहे हैं ना भाई, उनकी दिशा क्या है। पहली बात तो एक रेखीय विकासवादी रूप से दर्शाई गई है, ये आप याद रख लेना। योगेंद्र सिंह से पूछ लिया जाएगा कि योगेंद्र सिंह ने भारत की जो विकास में, जो भारत में जो परिवर्तन की जो दिशा चल रही है वो कैसी बताई है? एक रेखीय, मल्टीलीनियर, या फिर चक्रीय, या फिर उद विकासवादी? तो कौन सी बताइए? रेखीय, लीनियर विकासवादी। ठीक है, लीनियर बताइए पहली बात तो। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि भाई पारंपरिकता से आधुनिकीकरण और है। कौन कह रहा है? योगेंद्र सिंह बात करते हैं इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां। 80 क्वेश्चन का पेपर था, नहीं 100 क्वेश्चन का पेपर था, उसमें से 25-26 आपके अनकॉमन निकले, बाकी इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने वो इजी क्वेश्चन रखे नहीं यहाँ पे। संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती, अभी तो विकास के साथ बढ़ती है, तथा संपत्ति हमेशा निजी होती है। देखो मॉर्गन बात करते हैं प्राइवेट एसेट्स के बारे में, प्राइवेट संपत्ति के बारे में, तो आंसर क्या होगा इसका? मॉर्गन। और एक और बात है, अगर आपको लगे ना किसी क्वेश्चन में डाउट है, या फिर मैंने कोई क्वेश्चन गलत कराया है, तो भाई बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं कि सर ये है इसका आंसर, और इस सोर्स से मिला है। ओके, ऐसे बात नहीं है कि गलतियां होती नहीं, होती हैं, और मैं उसको दोबारा से फिर सही एक्यूरेट भी करता हूँ, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन किसकी पुस्तक है? के श्रीनिवासन की बुक है। ठीक है, वो एम.एन. श्रीनिवासन नहीं है, ये के श्रीनिवासन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं, ऑल ग्रुप आर सोशल नेटवर्क। ठीक है, सभी समूह सामाजिक नेटवर्क होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं यार। अब इस समूह में नकारात्मक और सकारात्मकता थोड़ी ना देखनी है, वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता है, तो सभी समूह सीधी सी बात है क्या बन जाते हैं? सोशल नेटवर्क बन जाते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है, सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है, ये भी सही बात है यार, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि उसकी उचित व्याख्या कर रहा है। भाई उसने यही तो बोला है ना, सभी समूह सामाजिक नेटवर्क हैं, अब इसके बारे में थोड़ी ना बता रहा है वो कॉन्सिक्वेंसेस। तो ए और बी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है इसकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में जेंडर एवं विकास से संबंधित दृष्टिकोणों के सही क्रम को क्या है, बताओ क्या है? मैंने पहले से थोड़ा सा लिख लिया था, कौन सा सही क्रम है ऐसे याद कर लो। देखो पहले क्या होगा? कल्याण होगा। भैया पहले किसी का कल्याण करूंगा मैं, देन कल्याण होने के बाद ही तो उसको करेगा, तभी तो विकास कर पाएगा, और विकास होने के बाद तभी तो वो सशक्तिकरण हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पहले क्या होगा? वेलफेयर, फिर क्या होगा? डेवलपमेंट, और फिर क्या होगा? एम्पावरमेंट। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? पहले देखो ये क्रम में चलना है आपको। पहले क्या होगा? कल्याण होगा, वेलफेयर होगा, फिर विकास होगा, फिर सशक्तिकरण होगा। ठीक है, ऐसे ही इनकी के आधार पर ना ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। WID, वुमेन इन डेवलपमेंट। ठीक है, तो WID में, एक सेकंड, WID में क्या होता है? वुमेन इन डेवलपमेंट में क्या होता है? वेलफेयर होता है। इस बारी क्वेश्चन तो इजी दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के दे देगा। ठीक है, WID में क्या होता है? कल्याण होता है। बात समझ आ गई आपको? WAD का मतलब क्या है? वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें डेवलपमेंट होता है। ओके, माइनर सा डिफरेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, WID में क्या होता है? वेलफेयर होता है। ठीक है, कल्याण की बात होती है WID में, वुमेन इन डेवलपमेंट। और WAD क्या है? वुमेन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? महिलाओं का विकास होता है। ठीक है, GAD का मतलब होता है क्या? जेंडर एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको, बताओ। सशक्तिकरण, इसी में तो सशक्तिकरण होता है, सशक्तिकरण। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए आपको? WID क्या है, WAD क्या है, और GAD क्या है। यही क्रम होगा WID का, WAD का, और उसके बाद GAD का। ठीक है, ओके। और यही क्रम किसका होगा? अगर WID, GAD नहीं दिए हैं तो वेलफेयर, कल्याण,
डेवलपमेंट और सशक्तिकरण। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण किसके बेस पर किया जाता है कि भाई ये पैट्रियोर्कल है, ये मैट्रियोर्कल है, किसके आधार पर है? क्या प्राधिकार, क्या अथॉरिटी के आधार पर, क्या रेजिडेंस के आधार पर, क्या फिर उत्तराधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? तो आंसर क्या होगा इसका? वंश के आधार पर ना यार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एनिसेंट सोसाइटी किसकी बुक है? एल.एस. मॉर्गन की। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। क्या कह रहे हैं भाई? लैंगिक जो जेंडर सोशलाइजेशन है, वो सोशलाइजेशन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। अरे बात सीधी साफ है कि भाई लैंगिक समाजीकरण में लैंगिक संस्कृति होती है, जो जेंडर कल्चर होता है, उसके बारे में सीखा जाता है। ये परिभाषा कौन दे रहे हैं? P.A. हेंसलिन दे रहे हैं, मैक्स वेबर दे रहे हैं, T.N. मजूमदार दे रहे हैं या M.N. श्रीनिवासन। देखो, न तो मजूमदार की बात है, न M.N. श्रीनिवासन की बात है, न मैक्स वेबर की बात है। आंसर कौन होगा इसमें? P.A. हेंसलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और संरचनात्मक स्वरूप, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की बात में विभेद किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नेडिल, इवांस पर्चार्ड या फिर एडमंड लीच, किसने करा है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने करा है। क्वेश्चन नंबर 14, नेडिल की सामाजिक संरचना की अवधारणा के 3 मानदंड हैं। अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। कितने मानदंड दिए हैं नेडिल ने? सोशल स्ट्रक्चर के 3 मानदंड दिए हैं भाई। पहले तो क्वेश्चन भी याद करना, तीनों इसकी विशेषताएं भी याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं? पहली क्या है? पुनरावृत्ति। दूसरी है सामाजिक घटना। ओके, सामाजिक घटना की वांछनीयता। तथा तीसरी पूछ रहा है कौन है? स्थिर संतुलन है, चलायमान संतुलन है, स्थिर दबाव है या फिर चलायमान दबाव है? कौन है? चलायमान संतुलन, मूविंग इक्विलिब्रियम। मूविंग, ठीक है, मूविंग इक्विलिब्रियम। ओके, याद रखना है इसको। चलायमान संतुलन है। तो नेडिल की सामाजिक संरचना में कितने मानदंड बताएं? अब क्वेश्चन नेक्स्ट पता है क्या पूछ लेगा कि हाँ, एस.एफ. नेडिल ने सामाजिक संरचना के कितने स्वरूप बताएं? 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कितने बताएं? 3 बताएं। पहला क्या है? क्या है पहला? पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। सेकंड क्या है कि सामाजिक घटना की वांछनीयता, इंपोर्टेंस ऑफ सोशल इवेंट। तीसरा क्या है? चलायमान संतुलन, मूविंग इक्विलिब्रियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, ये परिभाषा अच्छी है। सामाजिक संरचना के वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल कौन बात करता है? सोशल रियलिटी के, हाँ, सोशल स्ट्रक्चर के पीछे भाई एक वास्तविकता है, कौन बात करता है? लेवी स्ट्रॉस। ठीक है। एक का दूसरा, सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, ये किसने कहा है? और एक और क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया व्यवस्था है, ये किसने कहा है? टॉलकोट पार्सन ने। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है, इसकी ये सोशल है। ठीक है। प्रकार आंशिक गतिविधि का वह योगदान है जो संपूर्ण गतिविधि को क्या करता है? योगदान देता है। ये किसकी परिभाषा है? रेडक्लिफ ब्राउन की। किसकी परिभाषा? रेडक्लिफ ब्राउन की। ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका? सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है, ये कौन कह रहा है? एस.एफ. नेडिल। क्या मानते हैं एस.एफ. नेडिल? इन्होंने वास्तविकता माना है एस.एफ. नेडिल ने। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको कि सामाजिक संरचना की वास्तविकता के पीछे एक तर्क है या मॉडल है, वो कौन बताता है? लेवी स्ट्रॉस बताते हैं। सामाजिक संरचना को वास्तविकता कौन मानता है? एस.एफ. नेडिल बात करते हैं। और रेडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा, ये परिभाषा 2021 के किसमें भी आई है? यूपी जीडीसी वाले प्रोफेसर वाले एग्जाम में। ठीक है, जबकि लोग लगा के आए थे मटन नहीं, रेडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा है, प्रकार की जो परिभाषा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं, फिल्म तथा संदर्भ के रूप में पर्यटन में अंकित क्या किया है? अरे साधन और साध्य की बात करते हैं, संभावनाओं का, साधन और साध्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा संगठन संघर्ष की रणभूमि है? कौन कहता है? आर कॉलिंस है, कोजर है, कॉल्स? देखो ध्यान करो, जब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में रेंडल कॉलिंस को पढ़ते हैं तो वो संघर्ष के स्रोत बताते हैं कई सारे, शक्ति, ठीक है, वेल्थ, पावर, ठीक है, संगठन, यही है ना? तो संगठन क्या हुआ? संघर्ष की रणभूमि होते हैं। और कॉलिंस एक बात करते हैं कि
छोटे से हिस्से में कई सारी संस्थाएं होती हैं। मान लो कॉलेज हैं, मान लो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो कोई छोटा सा पंचायती चुनाव है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे संगठन है, वहाँ हर हर छोटे छोटे संगठन में संघर्ष है भाई। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? रेंडल कॉलिंस होगा। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? मार्क्स किसकी बात करते हैं? कौन से सिद्धांत की बात करते हैं मार्क्स? सामाजिक संघर्ष की बात करते हैं। होल सिनेरियो की बात क्या कर रहे हैं? सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि द्वंद्व, ना अलगाव, ना सामाजिक समष्टि। एटिक और एमिक कल्चर की सिद्धांत किसने दिया है? डी लॉसवेल ने, ईवी टायलर ने, मॉरिस ऑपलर ने? नहीं, ऑपलर तो बात करते हैं किसकी? कल्चरल थीम की बात करते हैं ना, ठीक है। नहीं, आंसर क्या होगा इसका? केनेथ पाइक, ठीक है। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च किसकी बुक है? किसकी बुक है? गुडे एंड हार्ट, एक ऑफ रशल, डेडमैन एंड बेली केनेथ किसकी बुक है? बेली केनेथ की बुक है। जबकि मेथड इन सोशल रिसर्च, मेथड इन सोशल रिसर्च, देखो यहाँ इन का फर्क है बस, और यहाँ ऑफ का फर्क है। ओके, ये ध्यान रखना। किसका है? यहाँ तो ऑफ वाली जो है वो कहाँ जाएगी? बेली केनेथ के पास। और मेथड इन सोशल, इन का फर्क है, वो कहाँ जाएगी? गुडे एंड हॉट के पास में। दोनों किताबों में याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। मोस्टली लोग गुडे एंड हॉट करके आए थे, लेकिन आंसर क्या आता है इसका? बेली केनेथ। क्वेश्चन नंबर 21, यह परिभाषा किसने दी है कि सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों का सत्यापन, उसके क्रमबद्ध पारंपरिक संबंध, कारणों की व्याख्या तथा उनके संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित विधि है? कौन कह रहा है? पीबी यंग, सीआर कोठारी, गुड एंड हॉट वे अर्ल बेबी। तो किसकी परिभाषा है ये? पीबी यंग की, याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? पीटर बर्जर, सीरैट मिल्स, अगस्ट कॉम्ट या फिर कार्ल मार्क्स? किसकी है? पीटर बर्जर की परिभाषा है। 24, अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। तथ्य की परिभाषा है, डाटा की परिभाषा किसने दी है? कि भाई तथ्य क्या है? अनुभव द्वारा प्रमाणित अवलोकन है। कौन कह रहा है? यह परिभाषा किसकी? पीबी यंग, गुडे एंड हॉट या फिर अर्ल बेबी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी परिभाषा है? गुडे एंड हार्ट की परिभाषा है, याद रखना, ना कि पीबी यंग की परिभाषा। तथ्य की परिभाषा किसने दी है? तथ्य कौन है? अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, कौन? गुडे एंड हार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमी पूंजीवाद अब मुनाफे की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का योग है, यह किसने कहा? आर डेरेंडॉर्फ, जुर्गेन हैबरमॉस, लेश क्रूजर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? किसने कहा है? आर डेरेंडॉर्फ ने। क्वेश्चन नंबर 26, कंटेंट एनालाइज की परिभाषा है, क्या है? कंटेंट एनालिसिस की परिभाषा दी गई है। किसने लिखा है? कि अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक और क्वांटिटेटिव क्या करती? क्लासिफिकेशन के साथ प्रदर्शित करती है। ये किसने कहा है? कापलान, वेरल्सन। तो किसकी परिभाषा है? ये वेरल्सन साहब की परिभाषा है, ठीक है। उम्मीद है बहुत ज़्यादा आपको एक काम की चीज़ मिली होगी। इसमें से कई सारी चीज़ें जो काम की हैं, मान लो ऐसी दुबे वाली है, बेरलसन की परिभाषा याद रखना, उसके बाद डेरेंडॉर्फ वाला वो, और संघर्ष, हाँ, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है, और रेंडल कॉलिंस वाली आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, और ये मेथड्स इन सोशल रिसर्च, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में दोनों में फ़र्क समझना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।